लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे जो मैंने नहीं करवाए थे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट जो आज हम लोगों ने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द अरिथमेटिक मीन, ए एम मीन्स अरिथमेटिक मीन है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10। कि दो नंबर्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन 10 है, या उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 है। एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। सेम ही दो नंबर हैं, दो नंबर सेम ही हैं, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर हैं, वो नंबर उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स हैं जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। उन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 है और ज्योमेट्रिक मीन 8 है। हम लोगों ने वो दो नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो नंबर्स हैं, लेट्स से आपके पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है आपके पास स्मॉल ए और दूसरा नंबर है आपके पास स्मॉल बी। इन दो नंबर्स के दरमियान हमें क्या गिवन, ये दो नंबर्स हमें तो नहीं पता, ये हमने खुद से सपोज किए हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान ये बताया क्वेश्चन में कि इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन आ रहा है वो 10 है। अब ये 10 क्या है हमारे पास, 10 को क्या लिख रहा हूँ, 10 हमारे पास ये है ए एम मीन्स अरिथमेटिक मीन है। और कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को आता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, उसके अलावा क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान अगर आप ज्योमेट्रिक मीन इवेलुएट करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वो 8 होगा। अब 8 आपके पास यहाँ पे क्या है, 8 आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। और दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैसे इवेलुएट करते हैं वो भी आप लोगों को पता है, दोनों के ही फार्मूलाज हैं। दो नंबर्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो या एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो उसके फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अगर लेट्स से अगर ए अरिथमेटिक मीन है दो नंबर्स के दरमियान तो उसका फार्मूला ये होता है, उसका फार्मूला है ए प्लस बी। वो दो नंबर जिन दो नंबर के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन आ रहा है उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करें और ऐड करने के बाद उन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दें तो आपको दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर जी जो है हमारे पास दो नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन है, अगर आपने उसकी वैल्यू फाउंड करनी है वो दो नंबर के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन जी है वो क्या है, तो उसका फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जिन दो नंबर्स के दरमियान आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, एक एक अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला दो नंबर्स के दरमियान। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन हमें पहले से ही गिवन है कि वो 10 है। उसी तरह दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन वो भी हमें पहले से गिवन है, वो क्या है, 8 है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन दी गई है इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है कि ये जो दो नंबर्स हैं ए और बी इन की वैल्यूज़ क्या होंगी, या ये जो दो नंबर्स हैं ए और बी ये कौन से नंबर्स होंगे जिनके दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 बन रहा है और ज्योमेट्रिक मीन 8 बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है हम इसी को यूज़ करते अपनी कैलकुलेशन को करेंगे और ए और बी जो अननोन है उनको फाइंड करेंगे। तो गिवन है हमारे पास सबसे पहले कि दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये है, ए इज कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो टू ए आपके पास अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है अरिथमेटिक मीन जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। और जिन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन 10 आ रहा है वो नंबर्स हमें नहीं पता। तो जो वैल्यू हम पता है अरिथमेटिक मीन की जो कि 10 है, ए कैपिटल ए जो कि अरिथमेटिक मीन के फार्मूले में यूज़ होता है अरिथमेटिक मीन, उसकी जगह हम जो है वो 10 पुट कर देंगे। और जिन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है कैपिटल ए या 10 वो नंबर्स हैं ए और बी, उनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इन दो नंबर्स को हम एज इट इज फिलहाल हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी ओवर 2। ये जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी गई है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन थी कि अरिथमेटिक मीन 10 है दो नंबर्स के दरमियान, जिन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन 10 था, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने अरिथमेटिक मीन की जगह 10 लिख दिया है। उन दो नंबर्स का हमें नहीं पता इसलिए उनकी जगह हम लोगों ने ए और बी ही लिख रहने दिया है। उसके बाद वही दो नंबर जो हैं ए और बी उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी हमें पता है। ज्योमेट्रिक मीन में जहाँ पे कैपिटल जी आ रहा है जो कि ज्योमेट्रिक मीन होता है उसकी जगह हम 8 यूज़ करेंगे। उसके बाद क्योंकि ए और बी हमें नहीं पता वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इसलिए हम क्या करेंगे वहाँ पे इनको एज इट इज़ ए और बी ही लिखा रहने देंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
तो जो दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। पहली इक्वेशन आपके पास ये वाली है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली है। दोनों इक्वेशन में दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों इक्वेशंस को कंबाइनली सॉल्व करके दोनों अननोन्स ए और बी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाई करें जितना हो सके हो सकता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है, इसको अगर हम इसके जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 2 इन्वॉल्व हो रहा है, इसको अगर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों तरफ इस इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर मिलेगा ए बी इज इक्वल टू 64। तो ये क्या किया है, ये जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या किया, स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर लेने के बाद आपको इक्वेशन मिल गई है ए बी इज इक्वल टू 64। अब आपके पास दो इक्वेशन जो है वो आ गई हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। पहली इक्वेशन है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 20 और दूसरी इक्वेशन आपके पास ए बी इज इक्वल टू 64। दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने अब कंबाइनली सॉल्व करना है। तो कंबाइनली सॉल्व करने का आपकी तरीका क्या है, या तो दो इक्वेशन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर किसी एक इक्वेशन में से किसी एक अननोन की वैल्यू फाउंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ताकि इन दी एंड आपका एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल अननोन जो है वो इन्वॉल्व हो और आप जो है उसकी वैल्यू फाउंड कर सकें। तो काफ़ी तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप तो ये एक तरीका तो ये आप ये कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में से आप बी की वैल्यू निकाल लें या ए की वैल्यू निकाल लें। वो आपके पास होगी, बी की वैल्यू होगी आपके पास 64 डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो बी की वैल्यू आई है ये वाली बी की वैल्यू, इस बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें। उस इक्वेशन में जब आप बी की वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में सिर्फ ए ही इन्वॉल्व होगा। सिंप्लीफिकेशन करें क्योंकि डिनोमिनेटर में ए इन्वॉल्व हो रहा था, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको ए की वैल्यू जो मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से बी या ए की वैल्यू निकालने की बजाय इक्वेशन नंबर जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन से बी या ए की वैल्यू निकालने की बजाय ये जो पहली इक्वेशन है आप यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लें। क्योंकि यहाँ से जब आप ए या बी की वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से बी की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसकी इक्वल आएगी, वो बी की वैल्यू आएगी आपके पास 20 माइनस ए। तो जब यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें आपको ये फायदा होगा कि ये जो बी की वैल्यू है इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। बटे में नहीं लिखी हुई ये वाली वैल्यू, यहाँ से आपने जो बी की वैल्यू निकाली थी वो थी 64 ओवर ए, उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा था। उसको जो है वो दूसरी क्वेश्चन में पुट करके सिंप्लीफाई करना आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज जो है मुश्किल हो जाना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली क्वेश्चन है वहाँ से किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से पहली क्वेश्चन में से। इस वैल्यू का क्या करेंगे, इस दूसरी क्वेश्चन है इसमें पुट कर देंगे। जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन में सिर्फ ए ही रह जाएगा, तो उस ए को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं जो भी इस इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से बी की वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, ए आपके पास वैसे का वैसे ही है यहाँ पे क्योंकि हम बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू है आपके पास 20 माइनस ए और ये किसके इक्वल है, ये 64 की इक्वल है। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 से बी की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है, तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो मिल गई है। नेक्स्ट आप क्या देखें, आप इस इक्वेशन में जो है वो सिर्फ एक ही अननोन इन्वॉल्व हो रहा है ए। तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लिकेशन करके, और इन दी एंड जो है आप लोगों ने जो अननोन ए इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ए को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 20 ए, और उसके बाद ए को जब माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस ए स्केयर, और ये किसके इक्वल है, ये 64 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट सभी जो टर्म्स है उनको एक साइड पे लेके चले जाएंगे, तो ये आपके पास जो है वो ए में जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस ए स्केयर है इसको राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं ताकि आपका प्लस ए स्केयर बन जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले टर्म जो है पॉजिटिव आ जाएगी तो आपको उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और ये जो प्लस 20 ए है इसको भी राइट हैंड साइड पे लेके चले जाएंगे तो आपके पास माइनस 20 ए बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो जितनी भी टर्म्स है सभी को जो है एक साइड पे लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो जब ए स्केयर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस ए स्केयर। उसके बाद जब 20 ए को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 20 प्लस 20 ए है, ये आपके पास राइट हैंड साइड पे जाके बन जाएगा माइनस
20a और राइट हैंड साइड पर 64 जो है पहले से मौजूद है, तो आपके पास ये बच जाएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको जो है वो इन दी एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, जो कि ए में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने जो है वो जो ए अननोन है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस नेक्स्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट वेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, और आप लोगों को याद हो तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वेज भी सिखाए थे आप लोगों को। आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्केल भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी वे यूज़ करेंगे आपको इन दी एंड आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। तो जो आपको आसान लगता है वो ये यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे जो है वो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ पे 1 है, और जो कांस्टेंट है वो आपके पास 64 है। तो 64 को जब हम कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 64। अब हम लोगों ने देखना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के कौन कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आता है। एक तो ये है कि अगर हम 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारे पास 64 आएगा। दूसरा ये है कि अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारे पास जो है वो 64 आएगा। उसके अलावा अगर हम 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आंसर जो है वो 64 आएगा। जिस तरह आप लोगों ने देख लेना कौन कौन से दो दो नंबर हो सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 64 आता है। जब वो सारे दो दो नंबर लिख लेंगे आप लोग, जैसे मैंने लिख दिए यहाँ पे, 2 और 32 को भी मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, 8 और 8 को भी मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, इस तरह 4 और 16 को भी मल्टीप्लाई करने से आंसर 64 आता है। फिर दो दो नंबर आए हैं, दो दो नंबर में से मैंने देखना है वो कौन से दो ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये जो ए है उसका कोएफिशिएंट मींस के -20 ये वाला कोएफिशिएंट आएगा। तो किन दो नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से या किन दो नंबर्स के साथ प्लस या माइनस का सिंबल लगाने से हमें जो है इन दी एंड -20 जो आंसर मिलेगा। तो 2 में से अगर 32 का माइनस करेंगे तभी हमारे पास आंसर जो है वो -20 नहीं आएगा ये वाला, और 32 में से अगर 2 का माइनस करेंगे तभी आंसर हमारे पास जो है वो -20 नहीं आएगा। ना इनको आपस में ऐड करने से या दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगाने से जो है वो -20 आएगा। तो ये वाला तो केस नहीं रहेगा। इस तरह 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 8 में 8 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है 16 आएगा, या -8 में से -8 को जो है वो ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो अगेन -16 आएगा, -20 नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास नहीं आएगा। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है 4 और 16। तो अब ये है कि अगर 4 और 16 दोनों के साथ प्लस का सिंबल लगा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +4 और +16 इज इक्वल टू 20। तो हमें चाहिए क्या, हमें -20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +4 और +16 की बजाय हम जो है वो दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो पहले 4 के साथ भी माइनस का सिंबल और 16 के साथ भी माइनस का सिंबल लगा देंगे तो -4 और -16 ये आपके पास क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो माइनस जो 20 है ये वाला आपके पास जो फाइनली आंसर आया है, -20 की जगह हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे, -4 और -16 यूज़ करेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि -20 अगर आपके पास आ गया है तो दोनों साइड पर अगर आप जो है वो ए से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों साइड को तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4a -16a इज इक्वल टू -20a। तो ये क्या किया, दोनों साइड को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में क्या बन गया, राइट हैंड साइड में आपके पास बन गया -20a। वो किसके इक्वल है, वो इज इक्वल टू है -4a और -16a। तो ये जो -20a इज इक्वल टू -4a -16a है, ये वाला -20a की वैल्यू जो है, ये जो यहाँ पे -20a आपके पास आ रहा है, इसकी जगह जो है यूज़ करेंगे। इन दी एंड फिर आपको जो है वो इस मेथड को फॉलो करते हैं, जब आप -20a की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे हमने निकाली है दो दो नंबर्स को देखते हुए, तो आपको जो है फैक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इन्हीं जो है वो -20a की जो वैल्यूज़ की जो हमें जो आंसर मिला है -4a -16a, इसको जो है हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्केयर -20a +64 इक्वल टू 0। इसको एक बार दोबारा फिर से लिखते हैं। ये हमारे पास है ए स्केयर -20a +64 और ये इज इक्वल टू है 0। अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है -20a। इस -20a की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो -20a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है
ये वाली वैल्यू है -4a-16a इज इक्वल -16a। ये वाली वैल्यू जो -20a की जगह यूज़ करेंगे तो लिखते हैं नेक्स्ट टाइम में ए स्केयर वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो -20a है उसकी जगह आएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू -4a -16a -4a -16a -20a ही होता है, इसलिए हमने -20a की जगह जो है -4a और -16a लिख दिया है। उसके बाद प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ने क्या करना है, दो दो टर्म में से जो भी नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है आप लोगों ने उसको कॉमन कर लेना है। मीन्स पहले जो दो टर्म्स हैं उनमें से भी अगर कोई नंबर या टर्म कॉमन आ रही है तो आपने उसको कॉमन ले लेना है। उसके बाद जो बाकी दो टर्म्स हैं उनमें से भी अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो आप लोगों ने उस नंबर को भी कॉमन ले लेना है। सबसे पहले बात करते हैं पहली दो टर्म्स की, ए स्केयर -4a। तो ए स्केयर -4 में से आप देख सकते हैं ए स्केयर में भी ए आ रहा है और -4a में भी ए आ रहा है। तो ए स्केयर और -4a में से जब हम ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो पहला ए स्केयर है उसकी जगह हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली ए, और जो -4a है उसमें से हम ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली -4। ये क्या किया, जो पहली दो टर्म्स थी उनमें से हमने जो कुछ भी कॉमन आ सकता था वो कॉमन ले लिया है। उसके बाद बारी है बाकी दो टर्म्स की, -16a एंड +64। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन कोई नंबर इस तरह कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद आपकी जो ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट में भी a-4 ही बने। तो अब कॉमन लेते हैं हम। सबसे पहले तो देखें कि आपकी जो बाकी दो टर्म्स है ये वाली, इनमें से अगर हम जो है वो माइनस कॉमन लेंगे तभी हमारे पास जो ब्रैकेट में आंसर आएगा उसमें जो है वो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। हमें जो चाहिए कॉमन हमने इस तरह लेना है कि जब हम कॉमन लें तो हमारा आंसर जो है वो ये जो पहले ब्रैकेट यहाँ पे बनी हुई है यही ब्रैकेट सेम जो है वो भी यहाँ पे बने। तो इस पहले ब्रैकेट में दरमियान में माइनस का सिंबल आ रहा है, तो हमारे हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उनमें यहाँ पे दरमियान का प्लस का सिंबल आ रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये उसका ये फायदा होगा, ये जो दरमियान में प्लस आ रहा है ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये माइनस बन जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया, इसके बाद अलावा हम जाकर देख सकते हैं जो पहली टर्म है -16 है, इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया है। जब इसमें से ये वाला माइनस कॉमन लेंगे तो पहली टर्म आपके पास यहाँ प्लस वाली बन जाएगी, जो कि प्लस हमने लिखने की जरूरत नहीं है पहली टर्म के साथ। और उसके अलावा 16a और 64 में आप देख सकते हैं कि 64 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 64 को हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 64 में से 16 जो है वो कॉमन आ रहा है। उसके अलावा 16a में भी 16 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 16a में से -16 कॉमन लेंगे तो -16 कॉमन लेने के बाद -16a में से आपके पास ओवरऑल बचेगा सिंपली जस्ट a। उसके बाद ये प्लस का सिंबल था दूसरे नंबर पे, प्लस का सिंबल क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का सिंबल आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। उसके बाद जो 64 है उसमें से जब हम 16 कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर बाकी बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो ये जो 4 है आपके पास 64 में से 16 कॉमन लेने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इंडियन देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने पहली दो टर्म्स और लास्ट वाले दो टर्म्स में से कुछ कुछ कॉमन लिया, जो भी कॉमन ले सकते थे हम लोग, तो कॉमन लेने के बाद इंडियन हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्रैकेट में a-4 आ रहा है और यहाँ भी ब्रैकेट में जो है a-4 आ रहा है। दोनों टर्म्स जो आपके पास जो दो टर्म्स बन रही हैं दोनों टर्म्स में जो है वो a-4 जो है वो सेम ही आ रहा है। तो ये होता है फैक्टर्स बनाने का फायदा, कि जब भी आप इस तरह फैक्टर्स बना के जो है नंबर्स ढूंढ के उनकी वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करने के बाद जब आप कम लेते हैं तो कम लेने के बाद आपकी जो ब्रैकेट में टर्म आ रही होती हैं वो हमेशा सेम आती हैं इस तरह। तो सेम आने का ये फायदा होता है कि आपको फैक्टर्स बनाने जो है वो आसानी हो जाती है। फैक्टर्स कैसे बनाने में आसानी होगी, आप देख सकते हैं कि अब आपके पास इन दी एंड इस इक्वेशन में दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। पहली टर्म आपके पास ये वाली है जो माइनस से पहले वाली है, और दूसरी टर्म आपके पास ये वाली है जो माइनस के बाद वाली है। इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं कि एक टर्म जो है यानी कि a-4 जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो टर्म्स में से जो है वो ये जो दो टर्म है ये वाली सारी की सारी, इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे a-4 जो है वो कॉमन लेंगे। जब इन दोनों टर्म्स में से a-4 कॉमन लेते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास इन दी एंड आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आएगा, जब पहले टर्म में से a-4 कॉमन लेंगे तो a-4 कॉमन यहाँ पे लिख लेते हैं, a-4 ये कॉमन ले लिया पहले टर्म में से। जब पहले टर्म में से a-4 कॉमन लेंगे पूरी पूरी पहले टर्म में, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ a बच जाएगा। इस a को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये माइनस का सिंबल, और दूसरी टर्म आपके पास है 16 × a-4। तो a16 × a-4 में से जब आप a-4 कॉमन ले लिया आप लोगों ने तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, 16 बच जाएगा। a-4 इंटू 6 a-16 ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 0 की इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो दो
फैक्टर्स बन गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट अब फैक्टर्स बनेंगे तब इसको सॉल्व करना आसान है। जब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो 0 के इक्वल आए, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तो उनमें जो पहला नंबर है a-4 वो 0 के इक्वल है, और या फिर जो दूसरा नंबर है a-16 वो 0 के इक्वल है। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 0 के इक्वल आए, तो इसका मतलब ये है कि दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें या तो एक नंबर 0 के इक्वल है या फिर दूसरा नंबर जो है वो 0 के इक्वल है। तो पहला नंबर आपके पास a-4 है, तो यहाँ तो a-4 0 के इक्वल होगा, या फिर a-16 जो है वो 0 के इक्वल होगा। और अगर a-4 आपके पास 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी +4। और इसी तरह अगर a-16 वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 16। तो आपको a की दो वैल्यूज मिल गई हैं। अगर आपको a की दो वैल्यूज मिले, इसका मतलब ये है कि आपको b की भी दो वैल्यूज ही मिलेंगी। तो अगर a की वैल्यू जो है हम 4 यूज़ करें, तो b की वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू आप क्या करेंगे, a की वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था, इस इक्वेशन में पुट कर दें, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जहाँ पे आपको इजी लगता है आप a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, या इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। किसी भी प्रीवियस जो आपके पास नॉन इक्वेशन थी जिनमें ए और बी दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे, तो दोनों इक्वेशन प्रीवियस किसी भी इक्वेशन में आप जो है वो ए की वैल्यू पुट कर दें, तो आपको जो बाकी अननोन बच गया है बी, उसकी वैल्यू जो है मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ये वाली 4, इसको मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए। तो यहाँ पे जब मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो है बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी बी इज इक्वल टू 20 माइनस 4, मीन्स के बी की वैल्यू आपको जो है वो 16 मिल जाएगी। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 4 हो तो बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू 16 होती है। अब इसी तरह अगर ए की वैल्यू हम 16 जो है वो इस इक्वेशन में पुट करें, जो इक्वेशन है बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए, तो अगर ए की वैल्यू 16 जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 20 माइनस 16। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो अब आपको जो है ए और बी के जो है वो दो दो वैल्यूज मिली हैं। अगर ए की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू 16 होगी, अगर बी की और अगर ए की वैल्यू जो है 16 होगी तो बी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 4 होगी। तो आपको दो आंसर मिल गए हैं और नंबर्स के। अब आप लोगों ने ये देखना है कि इनमें आपका आंसर जो है वो कौन सा वाला होगा, ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 4 वाला आंसर होगा, और या फिर ए की वैल्यू 4 या ए की वैल्यू बी की वैल्यू 16 वाला आंसर होगा। तो चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू जो है 16 ले लें, तो फिर देखें कि इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है 10 बनता है नहीं बनता। तो ए और बी, ये आपके पास ये क्या, ए की वैल्यू 4 है और आपके पास ये बी की वैल्यू जो है 16 है। अरिथमेटिक मीन अगर आप निकालते हैं दो नंबर्स का, तो वो क्या होगा, 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस 16 20 होता है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 और 16 अभी आपका जो है वो ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जो है वो ए और बी की जगह ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 की जगह जो है 16 यूज़ कर लेते हैं, और बी की वैल्यू जो है वो 4 यूज़ कर लेते हैं। अब आप इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तभी आपके पास आंसर क्या आएगा, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 के इक्वल होता है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 के इक्वल ही आ रहा है। तो दोनों ही नंबर आपके पास ठीक है, इसका मतलब आपको दो आंसर मिल जाएंगे। तो ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 16, एक आपके पास ये आंसर आ जाएगा दो नंबर्स का, ए और बी का। उसके अलावा दूसरा आंसर आपके पास ये आ जाएगा कि ए की वैल्यू जो है वो क्या 16 है और बी की वैल्यू 4 है, ये भी आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो दो आंसर मिल जाएंगे, ए की A4 और B16। ये वाले वो दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान अरिथमेटिक मीन हमेशा 10 होता है और जियोमेट्रिक मीन हमेशा जो है वो 8 होता है। या फिर ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 4, ये वाले वो दो नंबर होते हैं जिनके दरमियान अरिथमेटिक मीन हमेशा जो है वो 10 होता है और जियोमेट्रिक मीन जो है हमेशा 8 होता है। तो दोनों ही आंसर आप लोग लिखते हैं, दोनों ही आंसर आपके पास जो है वो ठीक होंगे। तो ये जो आंसर हमें इंडियन मिले हैं ए की वैल्यू के और बी की वैल्यू के, ये वाले आंसर, ये ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 16 और ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू 4, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, इंडियन फाइनल आपके आंसर बन जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हम लोगों ने करना है वो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ k-1, 3k+1 एंड 5k-1 आर इन जीपी। जीपी मीन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कह रहा है कि 3 नंबर आपको जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आप दिए गए हों k-1, 3k+1 एंड 5k-1, तीनों नंबर के हों जियोमेट्रिक सीक्वेंस में हो, तो अब आप लोगों ने जो अननोन यहाँ पे k इन्वॉल्व हो रहा है, इस अननोन k की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट इसी को भी हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 10। 3 नंबर हमें दिए गए हैं जीपी में। k-1 पहला नंबर है आपके पास, k-1। दूसरा नंबर है आपके पास 3k+1, 3k+1। और तीसरा नंबर है हमारे पास 5k-1, 5k-1। ये 3 नंबर हैं, तीनों नंबर के हैं जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस को कहते हैं, ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें जब भी आप दो कंजक्टिव टर्म्स की रेशो निकालते हैं, मीन्स किसी एक टर्म में से दो कंजक्टिव टर्म लेके किसी एक टर्म को उससे पिछले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आपके पास हमेशा एक ही फिक्स नंबर आता है। तो ऐसी सीक्वेंस, ऐसी जो है वो खास बात की सीक्वेंस पाई जा रही है, तो सीक्वेंस को हम जो है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि तीनों नंबर हमें जीपी में गिवन दिए गए हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में गिवन दिए गए हैं या जियोमेट्रिक सीक्वेंस में गिवन दिए गए हैं, तो हम जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस की कंडीशन जो है, जो कॉमन रेशो वाली कंडीशन है, उसको यूज़ करते हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है कि उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि तीनों ही टर्म कंजक्टिवली दी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि जो पहले दो टर्म्स होंगी ये भी क्या होगी, कंजक्टिव ही होंगी। जब पहले दो टर्म्स को कंजक्टिव यूज़ करते हैं, वहाँ से जब हम कॉमन रेशो की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगा, जो दूसरी टर्म है 3k+1, उसको डिवाइड करेंगे हम k-1 के साथ। जब k-1 से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉमन रेशो आर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमने कब वैल्यू निकाल ली है, कैसे वैल्यू निकाली है, पहले दो कंजक्टिव टर्म को यूज़ करते हमने कॉमन रेशो आर की वैल्यू जो है वैल्यूड की है। ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है वो पहली दो की बजाय जो लास्ट वाली दो कंजक्टिव टर्म्स हैं, अगर हम इन दो कंजक्टिव टर्म को यूज़ करते हैं आर की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी जो इन दो कंजक्टिव टर्म, लास्ट वाले जो दो कंजक्टिव टर्म्स हैं, इनमें से बाद वाले टर्म है 5k-1, इसमें से हम माइनस करेंगे 3k+1। तो 5k-1 को जब हम 3k+1 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो हमें हमें अगेन जो है जियोमेट्रिक सीक्वेंस की जो कॉमन रेशो आ रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और हमें पता है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस में जो कॉमन रेशो होती है वो हमेशा एक ही नंबर होता है। जब भी आप किसी दो कंजक्टिव नंबर टर्म्स को आपस में डिवाइड करके उस कॉमन रेशो को फाइंड आउट करते हैं, वो सेम ही नंबर होता है। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने एक आर की वैल्यू फाइंड की है दो कंजक्टिव टर्म्स को फाइंड करके डिफरेंट वे से, तो ये वाली आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू है, ये भी आर की वैल्यू है, क्योंकि ये कॉमन रेशो की वैल्यू है, ये सेम ही होगी जियोमेट्रिक सीक्वेंस के केस में। इसका मतलब ये जो दो नंबर हमने फाइंड किए हैं ये वाले, ये दो नंबर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, आर की वैल्यूज है, दोनों सेम ही वैल्यूज है। दिखने में डिफरेंट लग रही है लेकिन दोनों के आर की वैल्यूज हैं, तो दोनों क्या होंगी, सेम ही होंगी। इसका मतलब ये जो दो नंबर मैंने बॉक्स में इंक्लोज किए हुए हैं, ये दो नंबर्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि दोनों ही कॉमन रेशोज की वैल्यूज हैं, दोनों ही आर की वैल्यूज है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 3k+1 पहला नंबर है डिवाइडेड बाय k-1, ये इज इक्वल टू होगा 5k-1 डिवाइडेड बाय 3k+1। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो अननोन के इन्वॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये जो पहली लेफ्ट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में k-1 आ रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके दूसरी साइड ये जो 5k-1 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो राइट हैंड साइड के में डिनोमिनेटर में 3k+1 डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके जो 3k+1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3k+1 को लेफ्ट हैंड साइड पे 3k+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आएगा 3k+1 होल स्केयर, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ जाएगा। और उसके बाद राइट हैंड साइड में आपके पास आंसर क्या आएगा, ये जो k-1 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, दूसरी साइड पे जाके 5k-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आपके पास आएगा 5k-1
-1 और मल्टीप्लाइड बाय के -1। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वाली। इस इक्वेशन को फर्दर हम जो है कैलकुलेशन करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब 3k+1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा a+b और स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो 3k का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9k²। उसके बाद 1 का स्क्वायर आपके पास 1 नहीं आएगा, तो a² + b² यहाँ पे ये आ गया। 3k² + 1² 1 नहीं आएगा। उसके बाद +2ab जब लगाएंगे तो +2a आपके पास 3k है और b आपके पास 1 है, तो +2ab जब वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे +6k बन जाएगा आपके पास। ये क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर था उसको ओपन करके हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख दिया है। उसके बाद इसी तरह जो है जो राइट हैंड साइड है उनमें जो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5k को जो है वो k-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5k²। और जब 5k को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5k। उसके बाद नेक्स्ट ये जो -1 है, इस -1 को भी k-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा -k। और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा +1। ये दोनों साइड को क्या कर दिया हम लोगों ने, ओपन करके लिख दिया है। नेक्स्ट अब जो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे इंडियन इस पूरी की दोनों साइड को रीअरेंज करेंगे करके एक साइड पे लेके आ जाएंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या होगी, 4k² + 12k = 0। तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। इसमें कोई भी कांस्टेंट जो इन्वॉल्व नहीं होगा। कांस्टेंट कोई भी इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी +1 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी +1 आ रहा है। ये दोनों +1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी सिर्फ के वाली या k² वाली टर्म जो है बच जाएंगी। जब के वाली और k² वाली टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4k² + 2k = 0। इसको सॉल्व करने का आसान ही है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो दोनों टर्म्स में से आप जो भी नंबर या टर्म्स कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लें। तो 4k² में से आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं और k भी कॉमन ले सकते हैं। तो 4k² में से जब 4k कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे सिंपली k। और 12k में से जब आप 4k कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 3 = 0। अब 4k इंटू k + 3 = 0 है। इसका मतलब ये है कि k इंटू k+3 वो 0 के इक्वल है। ठीक है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि k भी 0 के इक्वल है और k+3 भी 0 के इक्वल है। और k+3 0 के इक्वल होने का मतलब ये है कि k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो ये है इस क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। तो मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।